अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुताबकत। राइटर उम्मे अक्सा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। अरूश आपी, मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ हमेशा के लिए। अनुज के रात 8 बजे आने वाले वॉइस मैसेज ने मुझे सहमा दिया। इसके लफ्ज़ कम डरावने नहीं थे, ऊपर से रोती हुई उसकी आवाज़। तवे पर पड़ी मेरी रोटी जल गई। अभी मुझे सिर्फ अनुज की फ़िक्र थी। धड़कते दिल और आटे से सने हाथों के साथ मैंने वलीद का नंबर मिलाया। जी मोमानी। इसकी आवाज़ जहान भर से बेजार थी। अनुज कहाँ है? मैंने खोए मलाई से आवाज़ बनाई। होगी यहीं घर में कहीं। कोई मसला हो गया? कब मसला नहीं होता। वलीद की अच्छी बात यही थी कि वो इंतहाई हालत में भी बदतमीज़ी नहीं करता था, न बहुत गुस्सा। नॉर्मली बात करता, तहम्मुल मिजाजी से। बस लहजे में हल्की सी बेजारी होती। आप दोनों मेरी तरफ आ जाओ खाने पे। अनुज की गारंटी मैं नहीं देता, वो तो बैग को पैक किए बैठी है। मैं इसे कॉल करती हूँ, दोनों इकट्ठे आना। वलीद का जवाब सुने बगैर मैंने कॉल काटी और अनुज को कॉल की। तुम दोनों मेरी तरफ आ रहे हो अभी इसी वक्त। मुझे ना तो नसीहतें सुननी है, ना ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने के 101 तरीके। मेरी तरफ से आज फाइनल है, मैं मज़ीद इसके साथ नहीं रह सकती। अभी तो खाने पे आ सकती हो ना? तुम्हारे फेवरेट कीमा करेले बनाए हैं, ताज़ा और खस्ता। नान खताई भी सुबह बनाकर जार में भरी है तुम्हारे लिए। मैंने वलीद से नहीं बोलना, ना कहना है कि आपकी तरफ लेकर आए। तुम उठो और जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। और हाँ, तंदूर से ताज़ा 7 रोटियां लेते आना। काल बंद करके मैंने इसकी किलसती हुई शक्ल इंजॉय की। अनुज मेरी छोटी इकलौती और लाडली बहन, मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अजीज़ है। इकलौती बहन से और ही तरह का रिश्ता होता है। बस नहीं चलता कि इंसान इसे अपने परों में लेकर बैठ जाए, छाता बन के तुंदो तेज़ धूप के आगे ढाल बन जाए। और वलीद मेरे शौहर का भांजा मुझे मेरे लिए बेटे की तरह था। इसकी माँ मेरी शादी से 2 साल पहले ही फौत हो गई थी, तो वासिफ इस 17 साला भांजे को भी अपने पास ही ले आए। मेहनती, कम गो लेकिन खुश इखलाक। मेरी तो शादी के बाद खूबी बनी थी वलीद से। वो दोस्त कम, हेल्पर ज़्यादा था। भांजा कम, बेटा था। बच्चों के साथ जितनी इसने मेरी मदद की, वासिफ ने कभी नहीं की। समरान के पैदा होने के अगले दिन बाद ही वासिफ को नाश्ते में पराठा चाहिए था। मैं हैरत से इन्हें तकती और वलीद ने लाकर आगे रख दिया। समरान का फीडर बना दिया करता, अपने और वासिफ के कपड़े प्रेस कर देता। अक्सर तो समरान का डायपर तक बदल देता। कभी खाने के मामले में तंग ना किया। मुझे सोते से नहीं जगाता था, या तो खाना बाहर से ले आता, अक्सर खुद ही बना लेता। समाइना के पैदा होने के तीसरे दिन बाद वासिफ ने मुझसे पूछे बिना दोस्तों की दावत रख ली। मैं तो इस खबर के शौक में ही थी कि वलीद ने कुछ बाहर से, कुछ काम वाली से सब इंतज़ामात करवाए और 27 शाही मेरे हिस्से में। समरान और समाइना तो खूब ही अटैच थे वलीद से। उम्र रवां के 25 साल जब वलीद की जॉब हो गई तो इसने अलग किराए पर फ्लैट ले लिया, तो वासिफ ने मेरे ज़िम्मे इसकी शादी का काम लगाया। यूं ही एक रोज़ किसी काम के दौरान अनुज की कोई बात याद आई और साथ वलीद का ख्याल। दोनों ख्याल बाहम हुए तो मैंने इन्हें बाहम मिलाने का सोचा। अनुज मेरी इकलौती लाडली नहायत सुलझी हुई बहन का भी आजकल घर में रिश्ता ढूंढा जा रहा था। धीमे मिजाज की हरफन मौला टाइप अनुज की बात जब मैंने वासिफ से की तो वो भी बेहद खुश हुए। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की लगी और बनी भी। चांद और सूरज के इश्काल मिजाज अलग, और जब से दुनिया कायम हुई दोनों एक साथ भी नहीं आए। फिर भी न जाने लोग क्यों चांद और सूरज की मिसाल देते हैं। शादी के पहले हफ्ते से ही दोनों की नहीं बनी। अब 5वां महीना था और झगड़े तूल पकड़ रहे थे। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि दोनों सुलझी तबीयत और अच्छे मिजाज के थे। अम्मी अब्बू मुझे दोष देते कि मैंने बगैर देखे भाले रिश्ता करवा दिया, हालांकि सबसे ज़्यादा तो मैंने ही देखा भाला परखा हुआ था इसे। और अब तो दोनों की सुलह करवाते करवाते मैं हकीकतन थक चुकी थी। दोनों ही अपनी जगह ठीक लगते थे, फिर गलती कहाँ हुई? सिरा मिलके ही नहीं देता था। पेपर्स एंड हो गए। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। लाउंज का जालीदार दरवाज़ा धाड़ से खोलता समरान अंदर आया। समाइना पे तो फ़र्ज़ की तरह फ़र्ज़ था कि भाई की कॉपी करना। वालेकुम अस्सलाम। मैंने दोनों के खुशी भरे चेहरे निगाहों में जज्ब किए। मम्मा हम चेंज कर लें, फिर अनुज खाला की तरफ छोड़ाएं। वलीद भाई ने हमारे लिए मज़े मज़े की गेम्स इंस्टॉल की हुई हैं। समरान अपने कपड़े उठाए वाशरूम की तरफ भागा। कुछ खा लें, रेस्ट करें, फिर ट्यूशन से आकर शाम में चले जाना खाला के घर। मैंने पुचकारा, क्या मतलब मम्मा ट्यूशन? पेपर्स एंड हो गए। समरान ने भी शर्ट ही चेंज की थी, फ़ौरन वाशरूम का दरवाज़ा खोल कर बोला, मम्मा न्यू क्लास में होंगे, न्यू बुक्स आएंगी तो जाएंगे ट्यूशन। समाइना ने भी एंट्री दी। बेटा अभी आज 17 डेट है, 8 से नई क्लासेज हैं, 2-3 दिन न्यू बुक्स लेने में लग जाएंगे।
तब तक तो भूल जाएगा सब, ट्यूशन तो जाया करना है ना, लेकिन आज नहीं। ओके आज रहने दो। थैंक यू सो स्वीट मम्मा जानी, शहजादी परी। समरान ने मक्खन की पूरी बाल्टी मेरे ऊपर ही उछाली। दोनों को खिला पिला कर दरवाजे को ताला लगाती पिछली गली से मैं अनूश की तरफ आई। वो बेडरूम में ज्वेलरी खोले बैठी थी। आप ही फ्रिज में से फालसे का शरबत ले आए। वो बच्चों को दूसरे कमरे में ले गई और लैपटॉप ऑन करके गेम्स दिखाने लगी। मैंने फालसे का शरबत 2 गिलास में आधा आधा डाला और बच्चों को थमाया। 2 गिलास लिए बेडरूम में आई। खैरियत है, क्या चेक कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही वलीद कह रहे थे पैसा कम हो रहा है घर ख़रीदने के लिए, तो गोल्ड सेल कर देते हैं और बाद में बनवा दूंगा। अनूश के लहजे में उदासी उतरी। तुम क्या कहती हो? मैंने बगौर अनूश का चेहरा जांचा। मेरे कहने की क्या औकात है आप ही? अनूश तुम बात खुलकर किया करो, अंदर ही अंदर कुटती रहती हो। क्लियर मजबूत आवाज़ से बोल दिया करो। तुम अपना ही सोना बेचना चाहती हो या नहीं? आप ही अम्मी की तरफ वाला मैंने इतने चाव और मेहनत से डिज़ाइन ढूंढ के बनवाया, और वलीद की तरफ वाला तो मेरा हक महर है। मैंने तो अभी ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया। वो रूहान सी हो रही थी। बात तो वहीं की वहीं है। मुझे नहीं पता आप ही। अनूश एकदम से चिढ़ गई। वलीद को घर पहले ले लेना चाहिए था, या फिर कुछ साल और रुक जाएं। मेरे अरमानों का क्यों खून करते हैं? उसकी आंखों में आंसू उतर आए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर किसके लिए वो घर ख़रीद रहा है? जितने सालों बाद घर ख़रीद लिया जाएगा और जितनी महंगाई चल रही है, क्या तुम ले पाओगे? ये किराए का घर 1 आध साल जाएगा और तुम्हें चुभने लगेगा। अनूश खामोश रही। वलीद ने तुम्हें फोर्स किया गोल्ड बेचने के लिए? नहीं। तो ठीक है, तुम ये सब पैक करके रखो, मत दो। तो वो सरसरी जिक्र भी ना करते। मुझे तो कंफ्यूज कर दिया ना। मुझे बेसाख्ता अनूश पे प्यार आया, यानी एहसास है भी और करना भी नहीं। देखो, पहली बात तो ये कि तुम्हारा पहला हक है अपने मियाँ की मुश्किल में मदद करना। दूसरा, वलीद को देखना कि तुम्हारी कितनी कदर होगी तुम्हारी कुर्बानी की। कुर्बानी के बाद ही कदर होगी ना। अनूश की सुई एक ही जगह रुक के खड़ी नहीं थी, बल्कि जम गई थी। कदर है तो तुम्हारी आने वाली परेशानी का ख्याल है ना। अपने घर ठिकाने से अच्छा और क्या होता है। मैं अब अनूश की एक ही रट से चिढ़ने लगी थी। ये सब लपेट के रख दो और वलीद से बोलो कि सॉरी, या दे दो और पुरसकून हो जाओ अपने फ़ैसले की बाबत। अनूश के चेहरे पर परेशानी के असरात थे। बल्कि ऐसा करो कि अम्मी की तरफ वाला रख लो और ये वलीद की तरफ का 4 तोले वाला दे दो। मैंने इसे एक और आइडिया दिया। ये हक महर है मेरा। महर रहे तो हक बहुत। 4 दे के 6 निकलवा लेना, बेहतर होते हैं हालात। मेरी इस बात पर वो कुछ रजामंद सी दिखाई दी। अनूश सब समेट कर रखने लगी तो मैं एक नज़र बच्चों को देख आई। आजकल के बच्चे भी बस लैपटॉप पकड़ा और सुकून पाओ। मैं बाहर लाउंज में आई ही थी कि गेट खुला और वलीद आया, थका थका सा मगर भरपूर वजाहत लिए। अरे मुमानी जान, कैसी हैं आप? वो अभी तक पुराने रिश्ते को निभाता आ रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक रहो बस। रवानी में मेरे मुंह से फिसला और पछताई। बेचारा थका हुआ आया था। कब आई आप? वो सोफे पर बैठकर मोज़े उतारने लगा। अनूश शरबत ले आई और पास बैठी। दोनों साथ में कितने प्यारे दिखते थे, पर मैंने नज़रों से दोनों की नज़र उतारी। अभी घंटा भर हुआ है। बच्चों से कुछ वादा कर रखा था तुमने। ओ हाँ, शहजादे मसरूफ़ हैं। पीछे मुड़कर कमरे में झांका। खाने का बंदोबस्त किया है? वलीद ने अनूश की तरफ देखा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कॉल कर देती, मैं ले आता। हम लोग खाना खा कर आए वलीद, तुम रेस्ट करो। बच्चे भी हैं, ख्याल किया करो, वलीद ने नर्म लफ्ज़ों में जिताया। वो मेहमान थोड़ी हैं। अनूश की चिड़चिड़ाहट तो अजली होती जा रही थी। वलीद खामोशी से बेडरूम में चला गया। अनूश मेरी तरह मुड़ी। आप ही क्या बनाऊं? असल में वलीद लंच ऑफिस से कर आते हैं, शाम में हम कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, सो ध्यान नहीं रहा। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं, फ्राइज़ वगैरह बना देंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं खाना। समी समर आओ ना। वलीद अंदर से चेंज करके निकला, हाथ में गाड़ी की चाबियाँ थी। हम अभी आते हैं। बच्चों के लिए बाहर निकल गया। सोफ़ी के बैग से टेक लगाए मैं सोचने लगी, ऐसा क्या किया जाए कि दोनों का रिश्ता खुशगवारियत से भरपूर हो। बच्चे सुबह से घर थे। मेरा दिमाग पिचक गया था शोर शराबे से। अभी दोपहर थी कि मैंने इनकी ट्यूशन मैम को मैसेज किया, मिस, जब तक नई किताबें नहीं आ जाती मैं बच्चों को रेगुलर भेजती रहूँगी। जवाबन फ़ौरन मिस अनम का मैसेज आया, आप ही मेरी 25 तारीख को शादी है, अभी बहुत से काम और शॉपिंग्स बाकी हैं, मैं जारी नहीं रख पाऊँगी। ओह अच्छा, बेहद मुबारक हो। कहाँ हो रही है शादी? दिल ने मोहम से ख्वाहिश की कि इसी शहर में हो जाए। मैं इसकी ट्यूशन से बहुत मुतमईन थी। आप ही मेरी शादी लाहौर हो रही है। मेरी उम्मीद पर ओस गिरी। अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे, हमेशा खुश रहो, आमीन। मैंने दिल से बारहा दुआ दी थी। अल्लाह जाने फिर ऐसी मेहनती टीचर कहाँ से मिले। मुआवजा लेकर काम तो हर कोई कर लेता है, मगर जो साथ मेहनत, अजर, खुलूस नीयत शामिल कर ले तो अल्लाह से भी अजर पाता है और इंसान से बेहद दुआएं।
मुआवजा तो ज़ाहिर है इसका हक़ होता है। शादी पे मिस सनम ने हमें भी इनवाइट किया था, मगर मैं बस जा ही ना पाई। 30 को बच्चों का रिज़ल्ट आया। समरान की सेकंड पोजीशन थी, जबकि समाइना की थर्ड। मैं शाम को मिठाई लिए मिस सनम के घर जा पहुंची। वो तो नहीं थी, मगर उनकी वालदा खुश दिली से मिली। अम्मी और भाभी दोनों थी। घर में गई तो खड़ी खड़ी थी, मगर आंटी की बातें मैं भी बैठी रही। अनम से शुरू, अनम पर ख़त्म। अकलौती बेटी ब्याहना भी सब्र आजमा होता है। मुझे तो खुद बड़ा असरा था अनम का। एक तो घर नज़दीक, दूसरा जब भी बच्चों का बैग चेक किया दिल खुशी से भर गया। लिखाई, पढ़ाई, सफाई, हर चीज़ पे खूब तवज्जो देती थी अनम। अब तो बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। मैंने मिस अनम की वालदा से भी इजहार किया। अनम कह रही थी मैं इस शहर में होती तो ज़रूर आप ही के बच्चों को पढ़ा दिया करती। मिस अनम की वालदा मुझे उठते देख कर बोली, जहाँ रहे खुश रहे। मैंने इजाज़त चाहिए। नई क्लासेस का आगाज़ हो चुका था। मुझे ढूंढने से भी ट्यूशन नहीं मिल रही थी। 1-2 दिन खुद पढ़ाया, मगर ये बहुत ही कठिन मरहला था। बेहद सब्र आजमा। कुछ घर के सभी काम मेरे ज़िम्मे थे। कोई हेल्पर नहीं थी, सो ज़्यादा फुर्सत भी नहीं होती थी कि बैठकर तसल्ली से इन्हें पढ़ा ही सकूं। शुक्र हुआ कि 3-4 दिन बाद अनम की अम्मी की कॉल आ गई। बेटा तुम ट्यूशन के लिए परेशान थी, हमारे घर भेज दिया करो। सादिया मेरी बहू पढ़ा दिया करेगी। बाकी बच्चे भी आ रहे हैं। वैसे भी हमें आदत हो गई है समरान और समाइना की। दिल लगा रहता था इनसे। जी आंटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं कल से ही भिजवाऊंगी। मुझे दिली खुशी हुई। एक टेंशन ख़त्म हुई थी। टेंशन से मेरा ध्यान वलीद और अनूश की तरफ चला गया। दोनों का फिर से झगड़ा चल रहा था। वलीद 5 रोज़ के लिए ऑफिस के किसी काम से बैंकॉक जा रहे थे। अनूश भी साथ जाना चाहती थी, मगर वलीद का कहना था कि ये टोटली ऑफिशियल टूर है, वो अनूशा को फिर कभी ले जाएगा। उनका हनीमून को लेकर पहले भी झगड़ा रह चुका था। दोनों समझदार थे, मगर एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे। पहले बात मुश्ताक आई, फिर अम्मी अब्बू का दोष भी कि तुमने रिश्ता करवाया। तुम वलीद को पहले से जानती थी, और सारा मसला तो यही था कि मैं वलीद को अच्छे से जानती थी। वो बहुत सुलझा हुआ, अच्छे अतवार का था। फिर भी अगले दिन 4 बजे रेडी करके मैं बच्चों को छोड़ने खुद गई। साथ को मैं सभी कुछ बता समझा कर इसका नंबर भी ले आई। घर में सास बहू अकेली होती। अच्छा है, बच्चों को सही तवज्जो से पढ़ाएंगी, मुझे तसल्ली थी। बच्चों को 3 बजे भिजवाइएगा, 4 बजे ज़्यादा लेट हो जाता है, मैंने काम वगैरह करने होते हैं, सादिया ने कहा। अगले दिन दोपहर को बच्चे सो रहे थे जब मैंने सादिया का मैसेज पढ़ा। गर्मी बहुत थी, मगर 2:30 बजे मैंने बच्चों को उठाकर नहलाकर भिजवा दिया। 4:30 बजे बच्चे घर मौजूद थे। 1.5 घंटे में क्या पढ़ा होगा तुम लोगों ने? मैंने बैग बुक्स चेक की। समाइना को होमवर्क मुकम्मल नहीं था, और समरान ने कुछ याद भी नहीं किया हुआ था। मैंने इसी वक्त सादिया को मैसेज किया, बच्चों को होमवर्क मुकम्मल नहीं है, ये करते ही नहीं हैं। मुझे इसके रिप्लाई से गुस्सा आया। फिर वक्त बच्चों पे निकाला और बैठकर होमवर्क मुकम्मल करवाया। फिर तो ये रूटीन ही हो गई। 4-6 दिन देखकर मैंने सादिया को मैसेज किया, मिस मैं बच्चों की पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। ऐसे तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरे बच्चे क्लास के टॉप 3 बच्चों में से हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये अपनी पोजीशन जारी रखें। इसके लिए बच्चों के पास दिमाग होना भी ज़रूरी है। मिस सादिया के जवाब से मेरा पारा आसमान को छूने लगा। ये पढ़ते ही नहीं हैं। इसने साफ हाथ झाड़े। बच्चे नहीं पढ़ते होते तो उनको पढ़ाना पड़ता है। जितना इसके पास बच्चों को पढ़ने भेजते हुए मैं मुतमईन थी, इतना ही उम्मीदों पर पानी फिरा। मिस सनम के पास भी यही बच्चे जाते थे, यही दिमाग था। अब ये तो था नहीं कि बच्चों को पढ़ने भेजते, इनका दिमाग में घर रख लेती थी। 4-4 घंटे भी अक्सर मिस सनम पढ़ाती, और साफ बात है अच्छा पढ़ते। देर तो लगती है, ये सब बातें सुनाने की ख्वाहिश दिल में दबाती। मैंने मिस सादिया का नंबर डिलीट कर दिया। इससे ज़्यादा मैं बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। हमसाए से किसी ट्यूशन का पता करने को मैं गई थी। इसने 8-10 कदम पे एक घर बताया। मुझसे तो एक दिन भी सब्र ना हुआ। बच्चों के लिए अगले ही दिन पहुंच गई। चटाई पर 10-15 बच्चों के दरमियान एक धान पान सी टीचर बैठी थी। आप किसके तवस्सुत से आई हैं? सलाम दुआ और मुद्दा जानने के बाद इसने पूछा, मुझे मेरी हमसाई ने आपका बताया। मेरे बच्चे क्लास के टॉप 3 में से हैं, और मैं इन्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। चंद दिन से उनकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो रही, तो शायद ये कुछ रोज़ आपको तंग करें, मगर इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। मैं घर पर भी कोशिश करूँगी, बल्कि मैं तो बाकायदगी से इनकी बुक्स कापीज़ चेक करती हूँ। ऐसे इनकी प्रोग्रेस का मुझे पता चलता रहता है। मैंने हर बात क्लियर कर लेना ज़रूरी समझा। ज़रूर, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मिस सबाहत ने यकीन दिलाया। मिस सबाहत का नंबर लेकर मैं घर आ गई। बच्चे वापस आए और खेल कूद में लग गए। मैंने बैग्स चेक किए। आधा अधूरा होमवर्क किया हुआ था। चलो कोई बात नहीं, पहला दिन था। मैंने ख़ुद को ढहारस दी। हकीकतन मुझे मिस सबाहत और पढ़ाने का माहौल पसंद आया था। एक तो उनकी तालीम अच्छी थी, एम फिल थी। वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती भी थी।
दूसरा, वो बच्चों के पास ही बैठी होती थी। मिस सनम भी यूं ही बच्चों को आस पास बिठाकर पढ़ाती थी। दूसरे दिन समरान ने कॉपी पर काफ़ी गलतियां की हुई थी, उनकी दुरुस्ती ना की गई, होमवर्क भी पूरा नहीं किया हुआ था। तीसरे दिन भी यही हाल था। मुझे हकीकतन तशवीश हुई। मिस सबाहत का मैसेज भी रात आ गया कि कल आइएगा। मैं खुद भी जाना चाह रही थी, सो अगले दिन बच्चों को लेने चली गई। मैंने ज़रूरी समझा हर बात आपसे क्लियर कर ली जाए। आपके बच्चे बहुत ही नालायक हैं। आप कहते हैं टॉप 3 में से हैं। होंगे, मुझे शक नहीं। इस वक्त ये ग्रास रूट लेवल पर है। मुझे इन पर बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मुझे फ़ीस भी मेरी मनपसंद चाहिए। मिस सबाहत ने फ़ीस बताई। ओके, आप ले लीजिएगा। मुझे फ़ीस ज़्यादा तो लगी थी, बच्चों को पढ़ाना भी तो था। मुझे अच्छी और मुकम्मल स्टडी चाहिए, बच्चों की सिर्फ डायरी वर्क नहीं। मैंने भी अपनी बात बताने का ज़रूरी ख्याल किया। मैं कोशिश करूँगी, पर एक बात है, ये ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करते, निकम्मे और नालायक बहुत हैं। मुझे मिस सबाहत की बात बुरी लगी। मैं खुदा हाफिज़ कहते लौट आई। वो मेरे बच्चों को मेरे ही सामने निकम्मे नालायक बोले जा रही थी, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। शाम तक मैं खासा परेशान रही। मेरे बच्चे शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के पोजीशन होल्डर्स में से थे। मिस सबाहत इन्हें कैसे ऐसे बोल सकती हैं? शाम को वासिफ से मैं यही बात डिस्कस किए बगैर रह ना पाई। वो कॉलेज के टीचर हैं, उनका लेवल नहीं छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला, लेकिन उनके पास छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। उनके साथ उनकी जहनी मुताबिकत हो गई होगी। तभी सतह चेहरे के साथ अनोश और इसके पीछे बेजार शक्ल बनाए वलीद चला आया। वासिफ के सामने मैं कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी, सो पानी वगैरह पिलाया। थोड़ी गपशप करके वासिफ सोने चले गए। तभी मैंने आंखों में सवाल भर के दोनों की जानिब देखा। एक बेजार था और एक परेशान। ये रिश्ता आखिर कैसे निभेगा? मैं बगैर जाने भी जानती थी कि कोई अहमकाना सी बात होगी। ना वलीद अपनी बात से पीछे हट रहा होगा, ना अनूश। कभी कभार मुझे अनूश पर गुस्सा आता, फिर कभी वो ठीक लगती। वही हुआ। वलीद एक दिन के लिए कराची मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। अनूश अम्मी के यहाँ रहना चाह रही थी। वलीद का ख्याल था कि वो मेरी तरफ रुक जाए। एक ही दिन की तो बात है, जबकि अनूश अम्मी के यहाँ ज़्यादा दिन रहना चाह रही थी। गलत वलीद भी नहीं था, वो एक फैमिली माहौल को तरसा हुआ था। इसे अब अपने घर में हंसती मुस्कुराती बीवी चाहिए थी। घर वाला पुरसकून माहौल चाहिए था। अनूश को अम्मी के यहाँ गए काफ़ी रोज़ हो गए थे। कुछ वो घूमने फिरने की भी शौकीन थी। शादी का कॉन्सेप्ट इसका आम लड़कियों वाला था, घूमना फिरना मौज मस्ती वगैरह। तो मैं कितनी बार कहा है, बहस मत किया करो वलीद के आगे से, ऐसे अपनी अहमियत खो दोगी। कोई तीसरा हल ढूंढा करो। वलीद बच्चों के कमरे में गया तो मैं अनूश पे बिगड़ी। हाँ, जैसे वो मान ही लेते हैं ना तीसरा हल, तो चंदा। फिर ऐसे कैसे चलेगा? किसी एक को तो अपनी बात से पीछे हट जाना पड़ता है ना, हट जाना चाहिए। वो एक हर बार मैं ही क्यों? वो जज्बातियत के ज़ेरे असर थी, सो मैंने कुछ भी और कहना फजूल समझा। थोड़ी देर बैठकर दोनों चले गए तो मैं गेट लॉक कर आई। समरान और समाइना को रेडी करके मैंने बैग पहनाई, चादर ठीक करके मोबाइल पकड़े बाहर निकली। गली का मोड़ मोड़ते मोबाइल पे वक्त देखना चाहा तो मिस सबाहत का मैसेज शो हो रहा था। चलते चलते मैंने मैसेज खोला। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। आप बच्चों को कहीं और ट्यूशन पर भेज दीजिए, शुक्रिया। मुझे शदीद अहानत का एहसास हुआ। अटखेलियाँ करते समरान समाइना को वापस बुलवाया। वो चंद कदम जो वापसी के थे मुझे कठिन तरीन लगे। बेबसी टांगों को लिपट कर बोझल बनाती रही। घर आकर आंसुओं को धकेलते मैंने मिस सबाहत का नंबर डिलीट किया। कोई इस तरह कैसे किसी को रिफ्यूज़ कर सकता है? सोफ़े के ऊपर उछलते समरान का बाजू खींचकर मैंने इसे बिठाया। मुझे इन दोनों पर शदीद गुस्सा आया। जी चाहा ज़ोर के लगाऊं इन्हें दोनों को और चीख चीख कर बताऊं, तुम लोगों को पढ़ाने से सभी इनकार कर रहे हैं। दोनों मेरे फेस एक्सप्रेशन से डर गए और इनकी मासूम सोलतों पर मुझे प्यार आया। मामा ट्यूशन क्यों नहीं गए? समाइना को ट्यूशन मैम अच्छी लगी थी। बेटा, मैम कह रही हैं उनके पास टाइम नहीं, वो आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ाया करेंगी। आप लोग अपना होमवर्क निकालो और ख़ुद ही कर लो। मैं बेडरूम में आकर लेट गई। मोबाइल निकाल कर खंगालने लगी। कोई एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जो मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, या कोई कांटेक्ट ही मिल जाए। मुझे मिस सबाहत पर फिर से गुस्सा आने लगा। एक मरले के एक कमरे के घर में रहने वाली का एटीट्यूड तो देखो ज़रा। मनपसंद फ़ीस लेकर भी नहीं पढ़ा सकती मैडम। मेरी सोचें बागी होकर मनफी ट्रैक पर चल पड़ी थी। तभी वासिफ का मैसेज था, मिसेस सिद्दीकी और इनकी बेटी आ रही हैं मेरे साथ, अच्छी सी चाय का बंदोबस्त रखना। मिसेस सिद्दीकी वासिफ की कोलीग थी। मियाँ का कोई अता पता नहीं था, तलाक याफ्ता थी कि बेवा। इस पर ना तो वो ख़ुद बात करती, ना किसी को पूछने की इजाज़त थी। गली के कोने वाला मकान बिक रहा था। मिसेस सिद्दीकी की मालिक मकान से बातचीत आखिरी मराहिल में थी।
बुझे दिल के साथ उठकर मैं किचन में आई, फ्रिज से फ्रोज़न नगेट्स और कबाब का पैकेट निकाला। अल्लाह ताला तुम्हें अजर करीम से नवाजे। बच्चों का बैग चेक करके मैं बेहद खुश हुई और मिस सना को दुआ दी। मिसेस सद्दीकी की बेटी ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया था। एक तो घर नज़दीक, ऊपर से बच्चे बहुत खुशी खुशी जाते। पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा था। जब भी चक्कर लगता वो बच्चों की खुल के तारीफ़ करती। आप ही आपके बच्चे बहुत बहुत शार्प हैं। एजुकेशन फील्ड में बच्चे पहले सेमेस्टर में ही अपनी अपनी पोजीशंस पर लौट आए थे। अभी उनके सेशन के वो 2 सेमेस्टर बाकी थे और बेहतरी की उम्मीद तो बहुत ही ज़्यादा थी। मैं रात वासिफ़ के सामने नोटबुक्स खोल बैठी। यही बच्चे हैं ना जिन्हें 2 टीचर्स रिजेक्ट कर चुकी थीं। हालांकि बज़ाहिर दोनों ही बहुत काबिल थीं, शायद हों भी। मेरा लहजा तमस्खराना हुआ, मुझे वो अहानत भूलती ही नहीं थी। उनको हमारे बच्चों का जहनी लेवल समझ में नहीं आया होगा। वासिफ़ की सोच मस्बत थी। हाँ, बड़ा ही कोई पेचीदा जहन है हमारे बच्चों का। बुक्स बैग में डालते मैंने ठट्ठा लगाया। दोनों काबिल थीं, दोनों के हमारे बच्चों से जहनी मुताबिकत नहीं हो सकी। ऊपर से उन्होंने वक्त लिया ना मेहनत की। थोड़ा वक्त जाता, थोड़ा वो मेहनत करती तो सब सेट हो जाता। नर्म लहजे में कहते वासिफ़ सोने के लिए लेटे। कोई गिरह थी जो नहायत आहिस्तगी से खुली। कोई मुश्किल का सिरा हाथ आन लगा। अनूश और वलीद दोनों सुलझे हुए थे। दोनों ही पढ़े लिखे, समझदार और काबिल थे। दोनों की जहनी मुताबिकत नहीं थी और दोनों ने ही इसके लिए मेहनत भी नहीं की। वलीद को घरेलू सुकून माहौल चाहिए था। खाना वो ऑफिस से खा आता तो अनूश भी शाम में हाथ झाड़ लेती। अक्सर वलीद के घर आने के औकात में मेरे घर पाई जाती। 2 लोगों के लिए क्या इत्तमाम करना आपी, अक्सर ही तो इनके घर बनता था। अनूश घूमने फिरने की शौकीन थी। इलाके, लोग, रहन सहन दरियाफ्त करना इसे अच्छा लगता। वलीद कहीं भी नहीं लेकर जाता। कभी कोलीग्स का मसला तो कभी रिहाइश और कभी माश। लेकिन वो मुतबादल तो दे सकता था। शहर में कितने तो एंजॉयमेंट पॉइंट्स थे। और लड़कियों का क्या है, वो तो हम सफ़र के साथ पैदल चलते हैं, गली के कोने से गोला गंडा या गोल गप्पे आइसक्रीम खिला देने से खुश हो जाती हैं। कल दोनों को फिर से खाने पे इनवाइट करना था। कल फिर एक ड्राइंग रूम मीटिंग होना थी। कुछ बातें दोनों को अलहदगी में समझाना थी और कुछ इकट्ठे बैठकर। कुछ वक्त बीतेगा तो सब सेट हो जाएगा। दर हकीकत दोनों का रिश्ता मुताबिकत के लिए मेहनत मांग रहा था। ये प्यारी सी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।